तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स, बाइंडिंग एनर्जी, इनके कंसेप्ट देखे थे। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो अगर अनस्टेबल होता है तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इस लेक्चर में हमें उन्हीं रेडिएशंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करनी है और उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है और रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उससे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप खुद से होने वाला प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। हमें बाहर से उसको कुछ एनर्जी दे के कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियसली अगर इस तरीके के एमिशंस होते हैं तो दिस एमिशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इस तरीके के जो न्यूक्लियस होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो कि इस तरीके का एमिशन स्पॉन्टेनियसली करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, कितने तरह की रेडियो एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियस, तो वन इज़ अल्फ़ा डीके जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। सेकंड इज़ बीटा डीके जिसमें बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। बीटा डीके यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। बीटा माइनस, यही सबसे ज़्यादा मेजर या प्रोमिनेंट होता है। ये थोड़े रेयर होते हैं। बीटा प्लस डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एंड थर्ड वन इज़ गामा डीके। तो गामा डीके कोई एक सेपरेट डीके प्रोसेस नहीं है, ये अल्फ़ा और बीटा के साथ साथ होने वाला ही प्रोसेस है। ठीक है, अल्फ़ा डीके जब हो रहा होगा तो उसमें गामा डीके भी हो जाता है, बीटा डीके जब हो रहा होगा तो उसमें गामा डीके भी हो जाता है। तो गामा डीके इज़ बेसिकली अकर विद अल्फ़ा एंड बीटा डीकेज, इट इज़ नॉट अ सेपरेट। बस हम यहाँ पर सेपरेटली हमने इसको लिख जरूर लिया है, लेकिन ये सेपरेटली होता नहीं है। तो एक एक करके ये जो टाइप्स है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इनको यहाँ पर हम देखेंगे, इनके डिटेल में जाएंगे और इन प्रोसेस में क्या होता है, किस तरीके से एनर्जी रिलीज़ होती है, क्या क्या एमिशंस होते हैं, उनको यहाँ पे हमें डिटेल में देखना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं अल्फ़ा डीके। तो अल्फ़ा डीके नॉर्मली ऐसे न्यूक्लियस में होता है जिसमें ए जो होता है, जो मास नंबर होता है वो 210 से ज़्यादा होता है। तो 210 से ज़्यादा यानी कि साइज़ इनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और साइज़ अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि साइज़ ज़्यादा हो जाने पे न्यूट्रॉन अगर और आ भी जाएँ तो उन न्यूट्रॉन्स पे उस तरीके का अट्रैक्शन अंदर वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो लगा नहीं पाते हैं और फिर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के डिके में, इस तरीके के डिके का जो मोटिव है, जो ड्राइविंग फोर्स है, क्यों हो रहा है ये डिके, तो इस डिके के पीछे मोटिव है कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो अपने साइज़ को रिड्यूस करना चाहता है, साइज़ को रिड्यूस करके वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी है। सपोज़ यहाँ पे x एक न्यूक्लियस है जिसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर z है और इसका मास नंबर a है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में इसका अल्फ़ा डीके हो जाता है और अल्फ़ा डीके हो जाने के बाद में इसमें अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल इससे एमिट हो जाता है। तो ये जो भी इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस में आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना होता है कि जो z नंबर है, जो a नंबर है, वो यहाँ पर इसमें दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो z है वो z के बराबर है, यहाँ पे z-2 और यहाँ पे 2। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर ये z के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो a नंबर है वो एक तरीके से मास नंबर, यहाँ पर a-4 और +4 मिला करके वो a के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी आपको यहाँ पर बैलेंसिंग इसमें देख लेनी है। इसके अलावा कहीं पे अगर चार्ज की बात हो रही तो दोनों साइड में जो चार्ज है वो चार्ज बैलेंसिंग यहाँ पर रहनी चाहिए। और भी कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं जो ये फॉलो करते हैं। जैसे एक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली क्या लीनियर मोमेंटम था, बाद में क्या लीनियर मोमेंटम है, वो कंजर्व रहता है। इनिशियली क्या एंगुलर मोमेंटम था, बाद में क्या एंगुलर मोमेंटम है, वो यहाँ पर कंजर्व रहता है। इन इक्वेशंस में, इन रिएक्शंस में जो मास होता है वो मास कंजर्व नहीं रहता है, क्योंकि मास का ही जो डिफरेंस है, बेसिकली मास डिफेक्ट, वही एनर्जी रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मास कम हो जाता है और जो मास कम होता है फिर वो आपको एनर्जी रिलीज के फॉर्म में मिलता है, जैसे उसको Q से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। दिस X इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, दिस Y इज नॉन एज डॉटर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, ये एनर्जी आखिर जा कहाँ पर रही है, तो अगर ये पहले से मान लीजिए अगर यहाँ पे रेस्ट पे था तो इनके पास में y और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल, इनके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर ये पूरी एनर्जी यहाँ पर चली जाती है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि ये जो Q है, दिस Q इज़ फाइनली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। लेकिन हमें यहाँ पे पहले इसका Q कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा कि इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी रिलीज को हम यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उसके लिए पहले हमें इसका डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो डेल्टा एम यानी कि इसका जो मास डिफेक्ट है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो मास डिफेक्ट, तो मास पहले ज़्यादा था, बाद में मास कम हो गया यहाँ पे। तो हम पहले रिएक्टेंट्स का मास लिखेंगे और उसके बाद में इधर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका मास लिखेंगे। अब यहाँ पर जनरली जैसे मैंने बताया पहले भी कि हमें एटॉमिक मासेस दिए जाते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मासेस चाहिए। तो अगर मेरे को x एटम का मास अगर mx दिया हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास आप माइनस कर लो, तो z इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, इनका मास हमने माइनस कर लिया, तो x न्यूक्लियस का मास आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। फिर इसके बाद में आप ये तो अपने इधर रिएक्टेंट साइड का लिख लिया, प्रोडक्ट साइड का आप यहाँ पर लिखो इसमें। तो प्रोडक्ट साइड में y है, तो y एटम का मास अगर आपके पास में हो तो उसमें से z-2 इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दो, तो z-2, ठीक है, ये माइनस कर दिया यहाँ पर। तो ये हो गया y न्यूक्लियस का मास। फिर उसके बाद में यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हीलियम एटम के मास में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर माइनस कर दिया जाए तो उससे आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन के मासेज हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। -z यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका -z+2 और +2 और ये -2, तो ये मिलाकर के कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 2 हियर। तो इलेक्ट्रॉन के मासेस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में फाइनली यहाँ पर इस तरीके का आंसर आ जाएगा mx -my -mhe। ये सब के सब यहाँ पर एटॉमिक मासेस है, x एटम का मास, y एटम का मास और हीलियम एटम का मास। एक बार आपके पास ये डेल्टा m आ गया तो q वैल्यू निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू डू डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाय c²। और अगर ये डेल्टा m आपके पास में एटॉमिक मास यूनिट में है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली यहाँ पर इसमें ये q निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सभी मासेस हैं, ऑल आर एटॉमिक मासेस, तो सबके सब यहाँ पर एटॉमिक मासेस हैं, क्योंकि जनरली हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम एटॉमिक मासेस के टर्म्स में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये Q वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब उसके बाद में अगला यहाँ पर हम ये करेंगे इसमें कि जो आपके पास में जो डॉटर न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल है, वो कितने कितने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का समेशन है अल्फ़ा और वाई का, वो यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसके बराबर है। जो रिलीज्ड एनर्जी है वो ये दोनों मिलकर के शेयर कर रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल लेकर के जा रहा होगा उस रिलीज एनर्जी में से, और कुछ यहाँ पर ये जो डॉटर न्यूक्लियस है वो यहाँ पर लेके जा रहा होगा। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली हमारा जो x एटम था वो रेस्ट पे था, ठीक है, x वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो x यहाँ पर अगर इनिशियली रेस्ट पे था, दिस वाज x ईयर, तो x वाज इनिशियली एट रेस्ट। इसके बाद अल्फ़ा डीके हुआ और उससे यहाँ पर हमको एक तो y मिल गया और एक अल्फ़ा मिल गया। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे 2 ही पार्टिकल्स हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए ज़रूरी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें, क्योंकि नेट मोमेंटम को 0 कराना है। तो ये सपोज इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो आप ये ध्यान रखो कि हम जो अजम्पशन ले रहे हैं इसको सॉल्व करने में कि इनिशियली x वाज एट रेस्ट, तो इसीलिए मोमेंटम को हम फाइनली यहाँ पर 0 बोल रहे हैं इसमें। तो सपोज़ यहाँ पर ये किसी काइनेटिक एनर्जी k अल्फ़ा के साथ गया और ये किसी काइनेटिक एनर्जी k वाई के साथ यहाँ पर गया, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से यू कैन राइट इट हियर कि जितना मोमेंटम ये इधर लेकर के जा रहा है उतने मोमेंटम ये y इधर लेकर के जाएगा, जिससे कि मोमेंटम कंजर्व रहे, नेट 0 रहे। तो √2m अल्फ़ा k अल्फ़ा, √2m के से मैं मोमेंटम लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आप लिखोगे √2my k y। तो स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड से 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि m अल्फ़ा k अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू my k y। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा कि k अल्फ़ा अपॉन k वाई दिस इज़ इक्वल टू my अपॉन m अल्फ़ा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास के इन्वर्स रेशियो में है। जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो कम काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, जिसके पास कम मास होगा वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के जाएगा। और जनरली इस तरीके की जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी इस तरीके के डिकेज होते हैं, उसमें जो हेवियर होता है वो बहुत ही कम अपनी जगह से खिसकता है, ठीक है। एक तरीके से y को हम बोल रहे हैं कि वो रिकॉयल करेगा, लेकिन बहुत ही कम रिकॉयल होता है, क्योंकि अल्फ़ा के कंपैरिजन में y का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये देखो कि y जो है वो उसका मास नंबर a-4 है और a को हम 210 से ज़्यादा बोल रहे हैं कि 210 से ज़्यादा है, तो 210 में से 4 चला गया तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है इसको यहाँ पे, लेकिन ये तो सिर्फ 4 है यहाँ पे। हीलियम तो बहुत ही लाइट हो जाएगा, तो हीलियम न्यूक्लियस काफ़ी लाइट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस y न्यूक्लियस। तो जो ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फ़ा पार्टिकल लेकर के जाएगा, बहुत कम हिस्सा यहाँ पर y के पास आएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास में एक इक्वेशन तो ये हो गई, और उसके बाद में पहली इक्वेशन एक तरीके से आप इसको बोल दो यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ करके यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो उसमें यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो my आएगा, तो my डिवाइडेड बाय
एम अल्फ़ा प्लस एम वाई, और टोटल क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे, तो क्यू जो है वो इस रेशो में चला गया, इस फैक्टर में चला गया। एम वाई की जगह पर आप यहाँ पर अब सिंपली यहाँ पर मास नंबर का आप यूज़ कर लो, तो a माइनस 4 और नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा, दोनों के मास नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो a हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद में अगर आप के वाई अगर लिखना ही चाहो तो के वाई आप यहाँ पर लिखोगे तो ऊपर एम अल्फ़ा आएगा और नीचे वही एम अल्फ़ा प्लस एम वाई इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालते हो तो ये 4/a क्यू हो जाएगा। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होगी ये हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। और आप ये देखो कि a माइनस 4 डिवाइड बाई ए, तो ये जो रेशो होगा वो नियरली 1 के बराबर होगा। तो अगर हमसे यहाँ पर ये बोलें कि जो y है, y का रिक्वायल अगर आप नेगलेक्ट कर दो, आप ये नेगलेक्ट कर दो कि y का मूवमेंट हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी एनर्जी या पूरी जो एनर्जी है, जो पूरा यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है इस पूरी प्रोसेस में, वो सारी की सारी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लेके गया है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लेके जाएगा 4/a, तो 4/210 हो जाएगा। तो 4/210 तो बहुत कम फैक्टर यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो y है वो बहुत कम लेकर के जाएगा, मैक्सिमम जो लेकर के जाएगा वो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ही लेकर के जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में रिकॉयल को नेगलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो हम के अल्फ़ा को डायरेक्टली क्यू के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब यहाँ पर हमें इसके बारे में बोला जाए कि आप उसको नेगलेक्ट करो। तो जस्ट मैं एक लाइन और इसमें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये दो तो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आ गए हमारे पास में जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो इसमें इफ़ रिक्वायल ऑफ y इज़ नेगलेक्टेड, तो के अल्फ़ा को फिर आप क्यू के बराबर लिख सकते हो। यहाँ पर आपको के अल्फ़ा फिर इस फॉर्मूले से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप y कोई एनर्जी लेके जा ही नहीं रहा तो सारी एनर्जी कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, फिर अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे पूरी एनर्जी लेकर के जा रहा है। तो अल्फ़ा डीके से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में एक ग्राफ यहाँ पर इस तरीके का मिला। उन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक्स को लेकर के उसका डिके देखा गया, और उसका जो अल्फ़ा डिके देखा गया उससे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया गया, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला। अब वो सरप्राइजिंग क्या है यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख रखी है, डू ऑल द अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटेड विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए गिवन ए। आप यहाँ पर देखो, जो भी आपको यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल रही है आपको वो ए पे डिपेंड होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर मान लीजिए मैंने ए को फिक्स कर रखा है, मैंने एक ही यहाँ पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ले रखा है जो कि एक्स है, और एक्स का मास नंबर अगर ए है, तो आपको दिखेगा कि अगर मास नंबर फिक्स है तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ फिक्स जैसा ही यहाँ पर क्यू वैल्यू भी फिक्स होती है। क्यू वैल्यू तो आप जब यहाँ पे देखते हो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्यू वैल्यू तो ये mx माइनस एम वाई माइनस एम एच ही है, तो इसमें भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। x वही है, y वही है, हीलियम वही है वहाँ पर। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई सैंपल लेते हो तो उस सैंपल में एक ही न्यूक्लियस थोड़ी होगा, न्यूक्लियस तो वहाँ पर बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो एक ही न्यूक्लियस नहीं होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और उन बहुत सारे न्यूक्लियस से जो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डिके होकर के निकलेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर देखूँ तो ऐसा यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सभी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ देखो, ग्राफ यहाँ पर डिस्क्रीट टाइप का ग्राफ है, कोई कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर इतने हैं, तो इतने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनके पास में ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर उसके पास बाद में यहाँ पर इतने इस काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर इतने हैं, फिर इस काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर इतने हैं, इस काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रीट ये लाइन्स यहाँ पर मिल रही हैं। अगर ये काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो बीच में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही, फिर यही काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। फिर अगर ये मिल रहा है तो बीच में और कोई नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है। फिर बीच में और कोई काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फ़ा पार्टिकल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है। तो एक लाइन स्पेक्ट्रम टाइप का यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया उसमें यहाँ पर ये मिला। और ये सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हमारे पास तो ये फार्मूला है, और ये फार्मूला तो कहता है कि अगर ए फिक्स है तो जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली। अब ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया, किस तरीके से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले उनके काइनेटिक एनर्जी को मेज़र किया गया। तो काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया गया।
तो जो भी यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर्स थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने क्या किया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, जो भी आपका यहाँ पर एक्स न्यूक्लियस था, यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकले, हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से डिके होने के बाद में निकले, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उनको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके का हो और वेलोसिटीज़ अगर कुछ इस तरीके की हो, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पर। तो ये उन्होंने देखा यहाँ पर, इनको जब यहाँ से पास कराया गया तो जो सर्किल बने वो सभी अलग अलग रेडियस के बने, एक ही रेडियस के सर्किल नहीं बने। एक ही जगह से इनको यहाँ से गुजारा गया तो किसी का रेडियस ज़्यादा, किसी का रेडियस कम, तो डिफरेंट रेडियस के सर्किल यहाँ पर मिले। और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर mv/qb, और इसी को आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो √2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी बाई qb। अब इसमें मास तो सभी अल्फा पार्टिकल का वही होगा, सभी के पास चार्ज वही होगा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स के पास में, और सेम मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, ठीक है, तभी यहाँ पर ये अलग अलग रेडियस के सर्किल में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो व्हेन दीज अल्फा पार्टिकल्स, किस तरीके से पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो व्हेन दीज अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, when passed through magnetic field, then radius या radii of all alpha particles were not same। सभी के रेडियस सेम नहीं निकले, अलग अलग निकले। तो उससे हमको आइडिया लग गया कि ये सभी अलग अलग रेडियस के सर्किल में यहाँ पर घूम रहे हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, मास सेम, चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो काइनेटिक एनर्जी सबकी यहाँ पर अलग अलग है यहाँ पर इसमें। अब इसके बाद चक्कर ये पड़ा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें क्योंकि जब भी कुछ होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है और उसकी थ्योरी नहीं रहती है, तो फिर उस डायरेक्शन में सोचना होता है कि ये हो क्यों रहा है, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग क्यों आ रही है, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पर यही है कि वाई के इज़ डिफरेंट। तो इसका जब जवाब ढूंढा गया तो वो जवाब यहाँ पर गामा डिके के साथ मिला यहाँ पर। तो अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गामा डिके, और वो भी इसी के साथ में एसोसिएटेड है, और उससे हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों है, ठीक है। दो सवाल है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों है एक तो, और उसके साथ साथ डिफरेंट भी है तो ये काइनेटिक एनर्जी मिली तो बीच की क्यों नहीं मिली यहाँ पर, उसके बाद अगली यही क्यों मिल रही है, उसके बाद फिर बीच की क्यों नहीं मिली, फिर अगली यही क्यों मिल रही है यहाँ पर। उसमें भी एक कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं आ रहा है कि एक मिनिमम से मैक्सिमम तक सब मिल रहे हैं। ये जो सर्किल है, ये सर्किल के बीच में, यानी कि ये सर्किल मिला तो ये सर्किल मिला, उनके बीच में कोई सर्किल नहीं मिला, फिर यहाँ पर ये सर्किल मिला तो ये सर्किल मिला, फिर बीच में कोई सर्किल नहीं मिला। तो जो रेडियस मिल रहे थे वो डिस्क्रीट मिल रहे थे, जो काइनेटिक एनर्जीज थी वो काइनेटिक एनर्जी डिस्क्रीट थी, ठीक है। दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो वाई के इज डिफरेंट एंड डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये दो सवाल है, दोनों सवालों के आंसर हमें यहाँ पर गामा डीके से मिलेंगे। तो इसका जब जवाब ढूंढा गया यहाँ पे, तो गामा डीके के थ्रू यहाँ पर इसका रीज़न मिला, और रीज़न यहाँ पर यह है कि ऑल दी डॉटर न्यूक्लियई जो वाई वहाँ पर फॉर्म हुआ था प्रोड्यूस्ड आर नॉट इन देयर ग्राउंड स्टेट। अब इसमें भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होते हैं, जिस तरीके से हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम में होते हैं, तो न्यूक्लियस के भी अपने ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक्स से जब वाई बनता है तो वो डायरेक्टली वाई जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में ना बन करके किसी एक्साइटेड स्टेट में बन जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में बनने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर इसमें कुछ एनर्जी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्यू वैल्यू होती है रिएक्शन की, या जो रिलीज एनर्जी होती है उसी की कुछ एनर्जी को लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में बन जाता है। तो यहाँ पर आर नॉट इन देयर ग्राउंड स्टेट, सबके सब ग्राउंड स्टेट में नहीं बनते हैं, बट सम ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन देयर एक्साइटेड स्टेट्स बाय टेकिंग सम पार्ट ऑफ क्यू, जो क्यू वैल्यू होती है रिएक्शन की उसका कुछ पार्ट लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, एंड लेटर दे कम टू ग्राउंड स्टेट। ऑब्वियस है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो कभी ना कभी ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो लेटर दे कम टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू गामा रेडिएशन। तो जो फोटोन वो एमिट करते हैं वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर का होता है, और उसको हम फिर गामा में काउंट करते हैं, क्योंकि एक्सरे में तो कहाँ तक जाता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह होता है।
तो यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज का होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड गामा फोटोन और गामा रेडिएशन। डायग्राम से आप ऐसे देख समझ सकते हो कि एक्स से यहाँ पर वाई नहीं बना डायरेक्टली, वाई स्टार बन गया। जब भी यहाँ पे इस तरह से स्टार लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये वाई बना है तो दिस इज डॉटर न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट है ये। तो दिस इज डॉटर न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, उसके साथ में आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो। और अब के बार जो एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी ये ले चुका है, ठीक है, ये इस ई के बराबर एनर्जी ये एक्साइटेशन के लिए ले चुका है, जो अवेलेबल एनर्जी है वो Q माइनस ई होगी। तो E इज यूज्ड फॉर एक्साइटेशन में इसने यूज कर लिया, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद Q माइनस ई। अब यहाँ पर इनके जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर Q माइनस ई के बराबर होगी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो Q माइनस ई के बराबर होगी। अब Y यहाँ पर क्या होगा कि अल्टीमेटली एक फोटोन यहाँ से रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे गामा फोटोन, और इसीलिए इसको गामा डीके बोलते हैं क्योंकि इसमें गामा फोटोन निकल रहा है, और ये अल्टीमेटली यहाँ पर Y में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो Y प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर ये फोटोन जो कि मैंने इधर से अलग से दिखा दिया यहाँ पर इसमें, नाउ इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट, अभी ग्राउंड स्टेट में आ गया यहाँ पर इसमें, और उसके साथ साथ गामा फोटोन यहाँ से निकल गया। अब जैसे मैंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और जो Y यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी है, अब वो Q के बराबर नहीं होगी बल्कि वो Q माइनस ई के बराबर होगी। गामा फोटोन ये इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी यहाँ पर E के बराबर होगी, विद एनर्जी इक्वल टू E। तो K अल्फा प्लस K वाई जो है वो Q माइनस ई के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर आप K अल्फा निकालोगे तो अब बस इतना चेंज करना पड़ेगा कि A माइनस 4/A इंटू Q माइनस ई हो जाएगा। जहाँ पर आप Q यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आपको Q माइनस ई अब यहाँ पर इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें अपना सवाल का जवाब क्या मिला अभी यहाँ पर इसमें, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उन सभी अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं है। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करने वाला एक फैक्टर यहाँ पर आ गया E, ठीक है। ये E जो है ये E अब डिफरेंट होगा, डिपेंड करेगा कि वो किस एक्साइटेड स्टेट में गया है, उसके हिसाब से E डिफरेंट होगा, और अगर E डिफरेंट होगा तो यहाँ पे K अल्फ़ा भी डिफरेंट होगा। तो E इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका K अल्फ़ा भी डिफरेंट हो जाएगा। और E की डिस्क्रीट वैल्यू होंगी, E हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज़, क्योंकि जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा है तो वहाँ से भी हमको आइडिया है कि ये हर एक कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होती हैं, डिस्क्रीट कुछ वैल्यू होगी, फिर उसके बाद फिर अगली वैल्यू होगी, फिर उसके बाद कुछ अगली वैल्यू होगी। तो इनकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, तो इसकी अगर डिस्क्रीट वैल्यू होंगी तो जो K अल्फ़ा हमको मिलेगा वो उसकी भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। तो डिस्क्रीट क्यों है और K अल्फ़ा अलग अलग क्यों है, उसका आंसर इसी में छुपा हुआ था, गामा डीके में। अब नेक्स्ट ले रहे हैं बीटा डीके। बीटा डीके के कई सारे पार्ट्स थे, जैसे बीटा माइनस, बीटा प्लस एंड K कैप्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में होता ये है कि इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन डीकेज, न्यूट्रॉन का डीके होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। उसी को यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है। तो न्यूट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ये रहता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और दो पार्टिकल्स एमिट होते हैं न्यूक्लियस से, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है। एंटी न्यूट्रिनो को आप एक फोटोन के जैसा मान सकते हो, इसके सारे जो बिहेवियर हैं वो फोटोन के जैसे ही हैं। और बेसिकली यहाँ पर एक हिस्ट्री भी है इसकी, कि जब स्टार्टिंग में ये बीटा माइनस डीके का प्रोसेस ये किया गया तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कुछ पता नहीं था, और एक तरीके से ये एज्यूम किया गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन बनता है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है। इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और ये सब कुछ करके देखा तो फिर कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा था। यानी जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप बीटा माइनस भी बोल सकते हो, तो ये जो बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन है और वाई जो यहाँ पे बन रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड किया गया तो वो काइनेटिक एनर्जी Q वैल्यू के बराबर नहीं आई, जो रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसके बराबर यहाँ पर नहीं आई। तो एक तो प्रॉब्लम फिर यहीं पर हो गई। इसके अलावा अगर ये रेस्ट पे है तो फिर जैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल के लिए देखा था, अल्फ़ा डीके में देखा था कि ये और ये जो दो बनते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो आपका बीटा माइनस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भी जा रहा है, वो वाई के अपोजिट भी जा रहा है, वाई के अपोजिट नहीं भी जा रहा है, किसी एंगल पे भी जा रहा है।
तो फिर तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम भी अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा उस केस में कि अगर ये किसी भी डायरेक्शन जा रहा है। फिर इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो फिर यहाँ पर जो डिस्कवरीज जो आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए उन एक्सपेरिमेंट से और साथ के साथ ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं ये लॉज लग पाएँ, तो उसके लिए एक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसको बोला गया यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो। तो जो पॉली था जिसका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, तो उस पॉली ने इसको डिस्कवर किया कि देयर मस्ट बी सम थर्ड पार्टिकल ऑल्सो, कुछ ना कुछ थर्ड यहाँ पर है। न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टिकल भी है यहाँ पर। तभी उस थर्ड पार्टिकल के आने के बाद ही आप एनर्जी भी कंजर्व कर पाओगे, तभी आप मोमेंटम भी कंजर्व कर पाओगे, तभी आप एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर पाओगे। इन दो के रहते तो नहीं हो रहा, इन दो के रहते तो एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब वायलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इसके डिस्कवरी में टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि किसी के साथ भी इंटरेक्ट करता नहीं है, इसका इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, किसी के साथ इसका कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है तो फिर उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसे डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये एक एंटी न्यूट्रिनो जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में न्यूक्लियस एमिट होता है। तो फाइनली हमें तो बस इससे मतलब है कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और दो पार्टिकल न्यूक्लियस एमिट हो रहे हैं। वन इज़ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप बीटा माइनस भी बोल सकते हो, और वन इज़ एंटी न्यूट्रिनो, ये फोटोन के जैसा ही है, बिल्कुल जो फोटोन की प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ इस पर लगती हैं। आगे चल के हम न्यूट्रिनो भी देखेंगे। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स कहे जाते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल्स, उसी तरीके से न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। इसी को आप यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कोई एक्स है जिसका यहाँ पर जेड था और ए था यहाँ पर। अब इसमें आप देखो किस तरीके के चेंजेस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत फेमस हैं कि यहाँ पर बीटा माइनस डीके हो गया तो जेड वैल्यू क्या बन जाएगी, ए वैल्यू क्या बन जाएगी। तो न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, इसका मतलब तो जेड वैल्यू 1 से बढ़ जानी चाहिए। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ए में काउंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन गया तो उसके जगह प्रोटॉन आ गया, तो ए वैल्यू में यहाँ पर कोई चेंज आया नहीं है। तो जिस तरीके से अल्फा डीके में तो क्या था, जेड में और ए में दोनों में चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ए में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं कि साइज़ में, रेडियस में कोई चेंज नहीं आया होगा। यहाँ पर बेसिकली n/z रेशो ही थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। जो बीटा डीकेज होते हैं उसमें n/z रेशो इस तरीके से चेंज होता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है तो उस केस में यहाँ पर बीटा माइनस डीके होता है और वो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा माइनस और ये एंटी न्यूट्रॉन और ये क्यू। तो अगर मेरे को इसके लिए ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, तो अगेन डेल्टा एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे इधर का मास लिखते हैं, तो mx माइनस जेड एम ही लिख देंगे इसको। इधर का मास लिखते हैं तो y न्यूक्लियस का मास चाहिए मुझे, तो z+1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। इसके बाद में आपका जो बीटा है, तो बीटा का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका मतलब यहाँ पे, तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ऐड कर दिया इसमें। ये जो एंटी न्यूट्रिनो वगैरह से कोई मास वगैरह नहीं है, फोटोन के जैसा यहाँ पर ये। अब आप देख सकते हो कि इसमें वापस से ये आपका कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन के मासेज हैं वो यहाँ पर कैंसिल होते हुए दिखेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर mx माइनस my ये आ जाएगा इसमें, बाकी सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो mx माइनस my के बराबर डेल्टा m हो गया और इसी से c² या 931.5 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें इसको q में कन्वर्ट कर सकते हो। तो q वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से तो वो हो जाएगी mx माइनस my इंटू c²। अब यहाँ पर जैसे हमने अल्फा डी के केस में हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस निकाले थे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे अब यहाँ पर अगर इनिशियली मान लीजिए x यहाँ पर रेस्ट पर है, तो उसके बाद में क्या होगा कि y है और यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, यू हैव इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑल्सो। तो ये 3 पार्टिकल्स है, भी 3 पार्टिकल किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं। हो सकता है कि इधर चला जाए, ये इधर चला जाए और इधर चला जाए, ठीक है, मोमेंटम को बैलेंस कर ले। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कोई एक्सप्रेशंस इनके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दे आर 3 पार्टिकल्स। अगर 2 होते तब तो हम एक्सप्रेशंस निकाल पाते, तो यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जो y है ऑब्वियस है कि बहुत हैवी होगा, तो y यहाँ पर बहुत हैवी है, तो उस केस में y के पास में जो शेयर है यहाँ पर वो शेयर बहुत कम जाएगा।
यानी कि ये इक्वेशन तो हमेशा ही वैलिड रहेगी यहाँ पे कि जो Q वैल्यू है, दिस Q वैल्यू इज इक्वल टू K ऑफ बीटा और इलेक्ट्रॉन प्लस K ऑफ एंटी न्यूट्रिनो प्लस KY। ठीक है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पे KY बहुत ही कम रहता है, KY बहुत ही कम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है K की वो Q के बराबर रहती है। तो ये जो है आपका, जस्ट मैं इक्वालिटी यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन इक्वालिटी से आप हल्का फुल्का कम मान सकते हो। यहाँ पे इक्वालिटी क्रिटिकल केस में आप लगा सकते हो कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मैक्सिमम कहाँ तक है, तो मैक्सिमम कैपिटल Q तक। इसी तरीके से जो एंटी न्यूट्रिनो है, इस एंटी न्यूट्रिनो का भी यहाँ पर ये कैपिटल Q तक, तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। और KY बहुत ही कम रहता है क्योंकि Y बहुत ही यहाँ पर इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वही ऑलमोस्ट सारी एनर्जी लेकर के जाएंगे, उसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और एंटी न्यूट्रिनो भी है। तो ये 0 से लेकर के कैपिटल Q और ये भी 0 से लेकर के कैपिटल Q, इस रेंज में कुछ भी यहाँ पर ये ले सकते हैं एनर्जी। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस आ रहा है, और कई सारे अल्फा पार्टिकल्स या कई सारे बीटा पार्टिकल्स यहाँ पर इस तरीके के हैं जिनकी 0 काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर 0 काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में सारी काइनेटिक एनर्जी कौन लेके चला जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। और उसके बाद में कुछ के बिल्कुल K मैक्सिमम के आसपास भी है, लेकिन इस तरीके के बीटा पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है जो बिल्कुल कैपिटल Q के आसपास पहुंच जाए। तो कैपिटल Q के आसपास बहुत ही कम बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, और इस ग्राफ के सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब यहाँ पर है कि एक मिनिमम से मैक्सिमम तक सभी यहाँ पर ये ले सकता है, और सभी यहाँ पर ये एनर्जी ले सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है, रीज़न है, वो यही है कि जो एनर्जी है वो करीब करीब इन दोनों में शेयर हो रही है। इलेक्ट्रॉन और जो आपका एंटी न्यूट्रिनो है, करीब करीब इन दोनों में ही ये सारी एनर्जी यहाँ पर शेयर हो रही है। तो क्योंकि करीब करीब सारी एनर्जी यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं, तो 0 से लेकर के Q के बीच में, अगर मैं K की बात करूँ तो 0 से लेकर कैपिटल Q के बीच में कुछ भी ले सकता है यहाँ पर ये। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 0 से लेकर कैपिटल Q के बीच में कुछ भी ले सकता है। अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द KE मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मेरा आंसर कैपिटल Q होगा। अगर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन, तो उसका आंसर भी यहाँ पे कैपिटल Q होगा। तो क्योंकि बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे एटम्स का डिके होता है यहाँ पर, तो बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स, बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनोज निकलेंगे, और उनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा। किसी में Q/2 हो जाएगा, किसी के लिए 0Q, किसी के लिए Q0, इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ये ग्राफ यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। अगर अल्फा पार्टिकल की तरह सिचुएशन होती है जहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल होता है, तो फिर यहाँ पर भी ग्राफ डिस्क्रीट टाइप का बनता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो कंटिन्यूअस टाइप का बन रहा है। यहाँ पर भी अगर गामा डीके की अगर बात हो जाएगी, अगर गामा डीके या गामा फोटोन अगर यहाँ पर भी होगा, तो उस केस में फिर यहाँ पर एक ई का फैक्टर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस में देख रखा है, तो इसको मैं अब अलग से डील नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कैपिटल ई है वो एक्साइटेशन में जो एनर्जी यूज़ होती है उसके बराबर हो जाएगा, और जो गामा फोटोन निकलेगा वो इस कैपिटल ई के बराबर निकल जाएगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू दी गामा डीके इन अल्फ़ा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में इसका जस्ट उल्टा होता है बीटा माइनस का। इनसाइड द न्यूक्लियस अ प्रोटॉन डिकेज इनटू अ न्यूट्रॉन। अब के बार एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में यहाँ पर डिके होता है, और अब के बार एक पॉजिट्रॉन निकलता है। पॉजिट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होता है, लेकिन चार्ज प्लस ई के बराबर होता है। उसको पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस पार्टिकल भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो यहाँ पर निकलता है। तो बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो और यहाँ पर न्यूट्रिनो। अब इस रिएक्शन में थोड़ी अजीब बात यहाँ पर यह है कि प्रोटॉन जिसका मास कम है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में जिसका मास ज़्यादा है। तो जनरली तो रिएक्शंस में क्या होता है कि जो यहाँ मास ज़्यादा होता है पहले और बाद में मास कम हो जाता है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी बाद में कम हो जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है यहाँ पर। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। और इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं जो हमें लगता है कि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इस तरीके के रिएक्शंस जो है न्यूक्लियस के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड बड़ा ही अलग होता है यहाँ पर इसमें। और उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ पर एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो कुछ एक प्रोटॉन ऐसे एनर्जेटिक टाइप के होते हैं जो कि उस बैरियर को क्रॉस करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और जो बाकी के कुछ वहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से उसको धक्का दे दे करके उधर पहुँचा भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करने पे इनको नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होती हैं। अगर ये रिएक्शन अगर न्यूक्लियस के बाहर हो तो पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर अगर एक फ्री प्रोटॉन हो तो फ्री प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन भले प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, अगर फ्री है, बाहर है न्यूक्लियस के, तब भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास कम होता है। लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन ये फ्री वाले केस में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप एक अलग से ये नोट लिख सकते हैं इसमें कि जो प्रोटॉन होता है उसका मास कम होता है और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। तो एक फ्री प्रोटॉन, फ्री का मतलब है कि न्यूक्लियस से बाहर, अ फ्री प्रोटॉन कैनॉट बी कन्वर्टेड या कैनॉट कन्वर्ट इटसेल्फ, क्योंकि खुद से हो रहा है यहाँ पे, कैनॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू न्यूट्रॉन। इस तरीके की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस ओनली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। फ्री न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी सिर्फ, और उसमें एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बस सेम ही होते हैं, लेकिन ये उसका बस एंटी पार्टिकल है। क्या एंटी पार्टिकल्स के क्या फंडे होते हैं, तो उसमें दो एंटी पार्टिकल्स जब भी मिलते हैं तो वो कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं, और सारे का सारा उनका जो मैटर है, मास वगैरह जो कुछ भी है, वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी दो एंटी पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो ये एक्स जेड ए, अब क्योंकि प्रोटॉन चला गया और प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया यहाँ पे न्यूट्रॉन में, तो आपका जेड नंबर 1 डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्योंकि ए पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ए प्रोटॉन की वजह से था, अब ए न्यूट्रॉन की वजह से होगा, तो ए नंबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन n/z रेशो यहाँ पर चेंज होगा, और वो इस तरीके से चेंज होगा कि स्टेबिलिटी को गेन कर ले। अगर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं स्टेबिलिटी के हिसाब से तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा प्लस डीके हो जाता है। अगर स्टेबिलिटी के लिए जितने न्यूट्रॉन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रॉन आ गए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कब कन्वर्ट होगा, जब प्रोटॉन के नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। बीटा प्लस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे पॉजिट्रॉन को, और यहाँ पर ये एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे सॉरी ये न्यूट्रिनो है। इसके लिए हम यहाँ पर मासेस वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एम वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। तो डेल्टा एम की कैलकुलेशन फॉर दिस विल बी, तो LHS में आपका mx है, mx में से आप जेड इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो। यहाँ पर आपका my है, my में से z-1 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल, उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ा चक्कर पड़ेगा इसमें, ये -ZMe है और ये माइनस प्लस ZMe, तो ZMe वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब ये माइनस प्लस Me और प्लस Me, और अल्टीमेटली -2Me बन जाएगा। अब के बार इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, mx -my -2Me। और Me को आप यहाँ पर एनर्जी के टर्म्स में याद रख सकते हो। एनर्जी के टर्म्स में इसकी वैल्यू होती है 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही कम है ये, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के टर्म्स में यहाँ पर इतना हो जाता है। तो दिस इज़ डेल्टा एम। तो इससे आप यहाँ पर इसकी Q वैल्यू और ये सब जो भी कुछ कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो Q वैल्यू इज इक्वल टू mx -my -2Me। तो ये पहला केस यहाँ पर आया जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैंसिल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है बीटा प्लस डीके में। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसको के कैप्चर ही बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियर कैप्चर्स वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और जनरली उसके जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक कौन सा सेल होता है, के शेल होता है। तो जनरली जो कैप्चरिंग होती है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन की होती है, इसीलिए इसको के कैप्चर भी बोला जाता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के से कैप्चर करने की होती है। और एक बार ये कैप्चर हो जाता है तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप को कंबाइन कर लेता है। तो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो ये कंबाइन कर लेता है इसको, और
इस कॉम्बिनेशन से एक न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल जाता है, एक न्यूट्रॉन बन जाता है और ये जो न्यूट्रिनो है वो एमिट हो जाता है। एक तरीके से अगर आप देखो तो ये बीटा प्लस डीके जैसे है, क्योंकि बीटा प्लस डीके में भी कुछ इसी तरीके का होता है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यही है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रिनो निकलता है। तो बीटा प्लस के जैसा ही है यहाँ पर इसका, यहाँ पर जो भी रिजल्ट है इसको आप अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो तो कोई न्यूक्लियस एक्स है ZA और उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड हो गया कर दिया यहाँ पर इसमें। अल्टीमेटली प्रोटॉन क्योंकि न्यूट्रॉन में गया है तो Z वैल्यू कम हो जाएगी, A वैल्यू वो वही रहेगी यहाँ पर इसमें प्लस दिस न्यूट्रिनो। इसके लिए अगर आप डेल्टा एम कैलकुलेट करना चाहो तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट फॉर दिस रिएक्शन विल बी, तो LHS और RHS के मासेस यहाँ पर देख लेंगे। तो LHS में जो मास है MX माइनस ZME कर देंगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा यहाँ पर इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका LHS के साइड का हो गया। फिर RHS के साइड का मास तो MY में से Z माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो तब Y न्यूक्लियस का मास आपको मिलेगा। माइनस ZME यहाँ से माइनस प्लस ZME होगा तो ZME का फैक्टर कैंसिल, ME यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर माइनस 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 3 बार माइनस करके ME आएगा तो माइनस बना रहेगा तो ME कैंसिल हो जाएगा, ME कंप्लीट यहाँ पे कैंसिल होगा और MX माइनस MY आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अब के बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो गया और अगर Q वैल्यू लिखनी है तो Q वैल्यू इज MX माइनस MY इंटू C², ये हो जाता है। अब इसमें एक और प्रोसेस बनता है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस ने क्या किया कि K सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, दिस इज K, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो कई बार क्या होता है कि जो L सेल होता है, L सेल से इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाता है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और हमने एक्सरे में पढ़ा हुआ है कि जब भी इस तरीके से ये जंपिंग होती है तो उसमें एक्सरेज एमिट होती हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी एमिट हो जाती हैं। इस तरह के कैप्चरिंग वाले प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, क्योंकि K सेल में वैकेंसी हो जाती है, वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हायर सेल हैं L वगैरह वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। तो यही सिमिलर प्रोसेस हमने एक्सरे में भी पढ़ा हुआ था कुलिस ट्यूब में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन दिस डीके, द एटॉमिक मासेस नीडेड आर एज फॉलोज। तो इन सभी के लिए आपको Q वैल्यू निकालने के लिए जो डेल्टा M वगैरह होता है वो डायरेक्टली याद होना चाहिए, अदरवाइज फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सभी में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं आता है, बस एक में आता है, बीटा प्लस डीके में ही इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी और किसी में इलेक्ट्रॉन आता नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसकी Q वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन होगी Q वैल्यू की, और इसके लिए हम यहाँ पर इसमें जैसे अगर x होता है और x से y प्लस अल्फ़ा बनता है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं mx माइनस my माइनस m अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 931.5 से। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो इन सभी के आप वैल्यूज़ पुट कर लो। x के जगह पे यहाँ पर ये है तो 238.04955 माइनस u के जगह पे यहाँ पर ये है 234.04095 और ये MHE होगा, सॉरी अल्फ़ा नहीं है, MHE। तो दिस इज़ 4.002603। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 931.5 से, तो उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा 5.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो Q वैल्यू आई यहाँ पर। मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी A-4 डिवाइड बाई A इंटू दिस Q वैल्यू। तो A वैल्यू यहाँ पर 238 है, 238 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 238 और Q वैल्यू यहाँ पर 5.58 आई थी। करीब करीब आप देखोगे जो वैल्यू है वो 5.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट Q वैल्यू इन द फॉलोइंग डिकेज। तो एक यहाँ पर ये जो डिके है दिस इज योर बीटा माइनस और ये है बीटा प्लस, और उसके अकॉर्डिंग जो मासेस चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं इसमें। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं इसमें पहले A के लिए। तो फर्स्ट A के लिए कैलकुलेशंस करते हैं इसमें। तो क्योंकि बीटा माइनस है तो बीटा माइनस में सिंपली MX माइनस MY हो जाता है। तो यहाँ पे Q वैल्यू इज मास, यहाँ पर पहले O के लिए आप लिखोगे तो मास ऑफ O माइनस फिर मास ऑफ F यहाँ पर लिखोगे और अल्टीमेटली इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे C² के साथ में। अब यहाँ पर आप इसमें बस U में मास लेकर के 931 से मल्टीप्लाई कर लो। तो U में मास यहाँ पे मैं कंप्लीट अब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, 9.00 समथिंग जो भी है यहाँ पर ये, और F के लिए
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रहेगा, ये सारा यहाँ पर यू में आ जाएगा। फिर जो 1U है वो आपका यहाँ पर 931 इतना होता है, तो U की जगह पर आप यहाँ पर लिख रहे हो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा मास हो गया, उसको अल्टीमेटली आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना वैसा दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आप बस U में लिखो 931 से मल्टीप्लाई कर दो। 931 दिया है तो इसलिए 931 से कर रहे हैं, अदरवाइज़ 931.5 से भी कर सकते थे इसको। तो यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा आपको 4.816 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं, तो बी पार्ट में जो क्यू वैल्यू होती है वो इस तरीके की आती है। यहाँ पर एल्युमिनियम आएगा mx माइनस my, तो यहाँ पर ये mg है माइनस 2me आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पर इसको तो आप u वगैरह में कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 24.990432। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर ये मैग्नीशियम 24.985839, और यहाँ पर ये मुझे डायरेक्टली एनर्जी के टर्म्स में पता है यहाँ पर ये, तो ये मुझे डायरेक्टली एनर्जी के टर्म्स में पता है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। उसके बाद में आप डायरेक्टली इसको इतने पार्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपका कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर एनर्जी वाइज। तो ये 931 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों से आ जाएगा 4.276, और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो 1.022। तो इससे आंसर फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा 3.254 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का आपको थोड़ा याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर द बीटा डीके। तो ये बीटा डीके हो रहा है, और एक कन्वेंशन यहाँ पे रहता है कि कई बार बीटा डीके सिर्फ लिखा होता है, ओनली बीटा डीके लिखा होता है, बीटा माइनस है बीटा प्लस नहीं लिखा होता, और इक्वेशन भी कई बार नहीं होगी या फिर नहीं दिया जाएगा। तो बीटा डीके जनरली बीटा माइनस डीके के लिए यूज़ किया जाता है। जो मेन बीटा डीके है वो बीटा माइनस डीके है। बीटा प्लस डीके जब तक हमें कंफर्म नहीं होता तब तक हम ये मान के चलेंगे कि बीटा प्लस की बात नहीं हो रही, बीटा माइनस की ही बात हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बीटा माइनस। वैसे तो इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, तो ये इक्वेशन है और इसमें Hg स्टार है, तो स्टार का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है और ग्राउंड स्टेट से इतना हाई है, यानी इतने ज़्यादा इसने एनर्जी ले ली है यहाँ पर जिससे कि वो एक्साइटेड में बन रहा है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, एटॉमिक मासेस और ये सब दे रखे हैं। तो पहले आप तो इसकी क्यू वैल्यू निकालो। तो इसके जो क्यू वैल्यू यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी सिंपली mx माइनस my, तो 197.968233 माइनस 197.966। तो मॉडर्न फेस में थोड़ी कैलकुलेशंस इस तरह की करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं 931 यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो मॉडर्न फेस में थोड़ी कैलकुलेशंस इस तरह की आदत डालनी पड़ेगी कैलकुलेशंस करने की, क्योंकि इसमें आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो। आप देख सकते हो कि डेसिमल में आगे तक आपको जाना पड़ रहा है, तभी ठीक ठाक आंसर आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा ठीक ठाक आंसर। तो ये आपका आ जाएगा 1.3686। लेकिन ये पूरी की पूरी जो क्यू वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो नहीं रही है, कुछ पार्ट यहाँ पर एक्साइटेशन में यूज़ हो गया है। तो जो Q माइनस ई है वो यहाँ पर आप देख लो कितना होगा, तो 1.3686 माइनस 1.088 इतना बाहर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2806 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना ही पार्ट यहाँ पर यूज़ होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में इतना ही पार्ट यहाँ पर यूज़ होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने देखा है कि मोस्टली यहाँ पर कौन शेयर करता है, तो एंटी न्यूट्रिनो और जो बीटा पार्टिकल है वो। लेकिन यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब मैक्सिमम की बात होगी तो हम बोल देंगे कि यही हो सकता है कि उसको मिल जाए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कंटिन्यूस रेंज मिलती है, उस कंटिन्यूस रेंज में ये एक तरीके से मैक्सिमम है। तो 0.2806 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही आंसर हो जाएगा।